जो मानव समाज का इतिहास है उसका थोड़ी मोटी मोटी सी चर्चा करेंगे। जो इतिहास है उसके मतलब हमें अपने सामने का तो पता है, या जब तक का पीछे का लिखा तब तक का पता है। हाँ जी। उससे पहले का कैसे पता लगेगा? तो इतिहास के स्रोत हैं, या तो हम पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, मकान है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसी मिल गई, या मूर्ति है, मंदिर है, पुरातात्विक स्रोत हो गए। दूसरा कोई सिक्के विक्के मिल गए या लिटरेचर मिल गया, वो है। या लोगों की कुछ उसमें स्मृतियों में रहती है जो पीढ़ी से पीढ़ी में पास करती है। तो लिखने का तो बहुत नजदीक का है। एक तो जैसे ये हमारी पृथ्वी की जो उम्र है वो लगभग 450 करोड़ साल है। ये तो बिग बैंग भी कहते हैं और वैसे भी शास्त्र भी कहते हैं। उसमें से आदमी की रचना जो हुई है, जो उससे बना है, निएंडरथल से होमो सेपियंस, ये जो वैज्ञानिक जो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं वो लगभग 1 लाख से 50,000 साल पहले अफ्रीका में हुआ। एक जो है ना, इस पे पृथ्वी पे आइस एज आते हैं। पूरी पृथ्वी जो है जब ठंडी हुई तो बर्फ से ढक गई। हाँ जी। जैसे जैसे फिर वो गर्म होती गई, वो बर्फ पिघलती गई, तो सबसे पहले उधर अफ्रीका साइड में तो वहां पे वनस्पति हुई और धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। वहां से आदमी जो है फैलने लगा जैसे जैसे वो बर्फ हटती गई। ये तो वैज्ञानिक आधार है जी। हाँ, वैज्ञानिक आधार है। तो हम इंडिया में जब आते हैं तो इंडिया में कई जगह जैसे साउथ में है, कहीं 40,000 साल 50,000 साल के कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं। कहीं पे जैसे कोई पत्थर के औजार मिल गए या कुछ वो चित्रकला मिल गया कुछ। हाँ, कुछ वो स्केच से बने हुए हैं। तो हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि 40,000 साल 50,000 पहले कुछ कहीं कहीं आदमी रहते थे। लेकिन जो मेन जो सभ्यता का उच्चतम रूप है वो मिलता है इसमें। आजकल हम सरस्वती सिंधु सभ्यता कहते हैं, पहले हड़प्पा कहते थे। वो हड़प्पा भी क्यों, इसलिए क्योंकि वहां पहले अंग्रेजों के टाइम में ना 1920 के आसपास तो रेलवे लाइन बनानी थी। वहां से मोहनजोदड़ो से मोंटगोमरी जिले में था, वहां से रेल लाइन जानी थी। तो मिट्टी खोदने लगे तो वहां कुछ वो ईंट की स्ट्रक्चर निकली। हाँ, वो पुराने में मिलेगी। हाँ, तो वहां पे जो है खुदाई उदाई शुरू की, देखा तो यहाँ पे तो एक शहर बसा हुआ है और अच्छा उसका डिजाइन विजाइन है। मतलब जो आज भी हम सब जगह नहीं अपना पा रहे, ऐसी उन्नत वहां पे हाँ जी। जल निकासी या रोड की व्यवस्था थी। वो फिर हड़प्पा में भी मिला। वो धीरे धीरे विस्तृत करते हुए गुजरात और इधर अभी अपना लास्ट में राखी गढ़ी में। हाँ, तो ये पूरे एरिया में एक सभ्यता थी। उसको पहले सिंधु सभ्यता बोलते थे, हड़प्पा बोलते थे, अभी सरस्वती, क्योंकि सरस्वती नदी जो है इधर से जो घग्गर नदी है उसी में से उसका ट्रेस जा रहा है। कई नदी जैसे हमारे देखते देखते लुप्त होगी। पहले सभ्यता जो है पानी के स्रोत पे आधारित थी। हाँ जी। हाँ, जहाँ जहाँ जल की धारा थी उसके साथ साथ लोग बस गए। नील नदी की सभ्यता है या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात की है या चीन में थी। ये जो है सब, क्योंकि आदमी को जीने के लिए पानी तो चाहिए। बिल्कुल, पहली जरूरत है। हाँ, तो पहले तो आदमी मान लो कंदमूल खा लेगा, लेकिन पानी तो चाहिए ना। और उसी से फिर जो है ये जो सभ्यता बनी, इसमें ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। और ये ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यहाँ का जो कम्युनिकेशन था मेसोपोटामिया से या उन दूसरी सभ्यताओं से था, यहाँ की चीजें ट्रेड था जिनके साथ। हाँ, ट्रेड था, आवागमन था। लेकिन जो है लगभग 2500 BC, आज से 5000 साल पहले, वो उसका ये नदी जैसे सूखी, नदी सूखेगी तो फिर आदमी उजड़ जाएंगे सब।
तो वो जो शहर था वो उजाड़ हो गया। कुछ लोग बोलते हैं आक्रमण कर दिया, कुछ कर दिया, वो मतलब ये है कि उजाड़ हो गया, किसी भी कारण से हुआ, बिल्कुल उजाड़ हो गया। तो लोग जो है इधर उधर थोड़ा सा, जहां उनको साधन मिला थोड़ा खेती बाड़ी का, वहां धीरे धीरे शिफ्ट होते रहे। तो ये तो थी। फिर जो हमारा साहित्य मिलता है, संस्कृत साहित्य, वेद, ऋग्वेद जो सबसे पुरानी पुस्तक है विश्व में, ये तो माने। तो उस समय जो लोग थे वो सप्त सिंधु प्रदेश, जो हमारा ये हरियाणा इधर से मान लो उधर सिंधु तक, जो पंजाब है वो 5 नदियां हैं जी, और ये सरस्वती थी, ऐसे ये 7 नदियां थी। तो सप्त सिंधु प्रदेश मतलब ऋग्वेद काल तक सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन है जी। उन्हीं की नदियों का, उन्हीं के ज्योग्राफी का वो है। जब ये नदी सूखने लगी तो लोग धीरे धीरे गंगा की तरफ बढ़ने लगे। उस समय तक ऋग्वेद में गंगा का ज्यादा वर्णन नहीं है, ये सरस्वती का ज्यादा वर्णन है, और देवता भी इंद्र और अग्नि है। बाद में जैसे इधर चले गए तो इसका ब्रह्मवर्त नाम हो गया, थोड़ा सा और बढ़े, और आगे बढ़े तो फिर आर्यवर्त नाम हो गया। आर्यवर्त हिमालय से लेके और आप लगा लो विंध्याचल, मतलब, और फिर आगे चले जाएंगे पूरा आसाम तक। तो वो धीरे धीरे लोग बढ़ते रहे, वो फैलते रहे। उसके बाद जो है जब फिर दक्षिण में गए तब ये भारत जो है, तब भारत नाम हुआ इसका। तो वो सिंधु सभ्यता तो होगी। सिंधु सभ्यता विकसित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता का मतलब है इकोनॉमी उन्नत है, वो ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करेंगे तो वहां पे लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, उसी हिसाब से इमारतें बनेंगी और सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में जब वो शहर खत्म हो गए तो ग्रामीण सभ्यता पर आ गई। ग्रामीण सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था होती है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है और बार्टर सिस्टम पे चलती है कि भाई मेरे पास गेहूं है तो ये ले ले, तो मेरे को टोकरा बना के दे दे या घड़ा दे दे, तो मेरे हल ठीक कर दे, तो मेरे बाल काट दे। ये बार्टर व्यवस्था चल गई। उसके बाद जो है ये लगभग 6 BC, मतलब उस सभ्यता का ह्रास होते होते वो बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता आ गई। 6 BC से फिर जो है हमारी नगरीय सभ्यता फिर शुरू हुई। ये जब बुद्ध का टाइम है, बुद्ध महावीर का, और उस समय ये जो गण है, गणराज्य जो बोलते हैं, महाजनपद बने, 16 महाजनपद। फिर जो है वो जब ये नगरीय व्यवस्था बनने, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप होगी। देखो जब ये वैदिक काल था ना, उस समय तो पहले तो ज्यादातर पशुपालन करते थे। तो ग्रामीण क्या मतलब, वो नोमैडिक जीवन था पहले। तो उस समय ज्यादा उसकी स्टेट की कल्पना नहीं थी। स्टेट की कल्पना ऋग्वेद के बाद में आई, जब आदमी एक जगह खेती करने लगे तो एक दूसरे के झगड़े होने लगे। तो झगड़े होने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। व्यवस्था के लिए फिर क्या है, एक राज्य की संकल्पना आई। तो जन, कुरु, पांचाल, विदेह, ये बन गए थे उस टाइम। तो जब ये जन हो गए, फिर जन से थोड़ा सा इनके पास, अगर हम किसी को सुरक्षा कर देंगे तो वहां उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो सरप्लस हो जाएगा, बिल्कुल सरप्लस होगा तो ट्रेड होने लगेगा। तो फिर धीरे धीरे वो ट्रेड होने लगा तो उनको थोड़ा सा टैक्स मिलने लगा। तो ये महाजनपदों ने जैसे मगध जो है ये मेन हो गया, तो ये इनके पास रिवेन्यू इतना हो गया। जब शहर बनने लगे तो सर्विस सेक्टर आ गया, ट्रेड करने लगे। तो एक हमारा जो है सिल्क रूट होता था, चाइना से व्यापार के लिए यूरोप जाता था, ऊपर जाता था। और उसी में इंडिया से जो कपड़े, मसाले, ये जाने के लिए कलकत्ता से एक उत्तर पथ चला, और जो ये इधर उज्जैन और राजस्थान होके एक तो चला गया गुजरात की तरफ जो समुद्र के रास्ते से, एक उत्तर काबुल की तरफ से जो है उस पे मिल गया सिल्क रूट में। तो यहाँ से ट्रेड होने लग गया।
और एक जो है उज्जैन से नीचे की तरफ गया, वहां से नीचे से मसाले आते थे। तो जब ट्रेड रूट पे आ गए तो जहां भी ट्रेड है ना, वहां पे वो शहर बसते गए। उज्जैनी बस गया, उधर प्रयाग बस गया, बनारस हो गया, ये मगध हो गया, पाटलिपुत्र, तो हमारे बड़े बड़े शहर हो गए। उसमें जो है जितना राजा मजबूत होगा उतना ही जो अपने उसको प्रगति करेगा। बिल्कुल। तो धीरे धीरे प्रगति करके ये मगध ने जो है अपना काफी उन्नति कर ली, और इसने अपना क्षेत्र धीरे धीरे काबुल तक कर लिया। भाई अभी तो मैं यहाँ का टैक्स लेता था, अब पूरे ट्रेड का टैक्स लेने लग गया, तो मेरे पास बहुत ताकत आ जाएगी। तो मौर्य काल में ये बहुत ज्यादा बढ़ गए, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, फिर अशोक के टाइम में ये जो नगर है, ये महाजनपद के, ये काफी प्रगति किए। नगरीय सभ्यता अपने शिखर पे पहुंच गई। उसके बाद जो है मौर्य वंश थोड़ा सा कमजोर होने लगा। जब योग्य शासक नहीं रहते ना तो थोड़ा सा कमजोर होता है। कुछ जो है उन्होंने थोड़ा सा बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, उन्होंने थोड़ा सा एग्रेशन छोड़ दिया। अब भाई राज तो चलता है उससे, डंडे से। बिल्कुल। अब सीमाओं की रक्षा करनी है तो उसके लिए तो मजबूत वो चाहिए ना। तो उन्होंने जो है फिर बाद में जब कमजोर होने लग गया तो गुप्त पैदा हो गए, तो उनको तो बहुत बड़ा वो मिला। उस समय तक पीक पे था ट्रेड, तो सरप्लस ज्यादा था, मतलब सोने की बहुतायत थी, सब सोना यूरोप से यहाँ आ जाता था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं कि सोने की बहुतायत थी बाहर से। तो वो डिक्लाइन एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे जी। भाई जो पीक पे पहुंचा दिया, जब वो जा रहा है तो उसका वो स्ट्रक्चर तो रहेंगी ना। गुप्त काल के बाद धीरे धीरे क्या है, ये कमजोर होते गए, वो ट्रेड चला गया उधर, जो है उन्होंने काबुल पे उधर से आक्रमण शुरू हो गए, उन लोगों ने उसको रास्ते को कैप्चर कर लिया। तो जब यहाँ उधर से टैक्स नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे कमजोर होने लगे। उसके बाद जो है कमजोर होते होते राजपूत काल आ गया। राजपूत काल तक वो जो शहरी सभ्यता थी, जो नगरीय सभ्यता थी, वो खत्म होके सामंतवादी सभ्यता आ गई। वो जो है स्टेट के पास इतने पैसे ही नहीं बचे कि वो सेना को खर्च दे सके या उसको जो उनके मंत्री थे उनको दे सके। तो उन्होंने क्या किया, भाई ये 4 गांव तू ले ले, ये 4 गांव तू ले ले, और वो उनको जागीर दे दी। जागीर का मतलब वो उसको सदा के लिए मिल गई। भाई अगर पेमेंट दे रहे ना, तो आज काम कर रहा तो ठीक है, नहीं तो जा तो दूसरे को रख लेंगे पैसे दे के। अब उन्होंने उसको दे दी, जागीर दे दी। अब वो आगे काम करे या ना करे, उसको तो 4 गांव हो गए। तो उसने वो आगे उसमें कमजोरी, उसको अपने आप को अपडेट रखना नहीं। बिल्कुल। वो करूंगा अभी तब भी मेरे पास है 4, नहीं करूंगा तो भी 4 है, तो क्यों करूंगा, 4 करूंगा। तो वो धीरे धीरे व्यापार खत्म होता गया। फिर उन्होंने क्या किया ना, 4 गांव थे, पहले मान लो उसे 40 रुपए लगाना था, अब उसमें उसने अयासी करके अपना खर्च बढ़ा लिया, वो उसमें से 400 मांगने लग गया। अब वही आदमी 400 कहां से देंगे। तो वो व्यवस्था धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे ही आ गई। बिल्कुल, मतलब वो व्यापार, भाई जहां सेफ सुरक्षा होगी वहीं तो कोई ट्रेड करेगा। तो उन लोगों ने भी वो जो है धीरे धीरे सब वो कृषि व्यवस्था पे आ गई। कृषि व्यवस्था का मतलब क्या है, बार्टर सिस्टम। भाई खेती में तो सरप्लस है नहीं, पैसे से दे दे सर्विस को, तो फिर वही आ गया। और उसी में जो है ये सती प्रथा, जाति प्रथा, सब उसी टाइम की पैदा हुई। भाई कुम्हार है, उनको दे रहे हैं, उनके वो एक प्रजा और कमीन का जो रास्ता है, जो कमीन है ना शब्द, कमीन शब्द है कि कामगर, ये कोई ऐसा हीन शब्द नहीं है। कमीन वो लोग होते हैं जो मैनुअल लेबर करके, मतलब जो सर्विस देते हैं, जो कमा रहे, जैसे कुम्हार हैं या ये लुहार हैं या बढ़ई हैं, ये लोग कमा रहे हैं, दस्तकारी करके जो कमा रहे हैं। हाँ, आजकल तो हमने उसको गाली शब्द में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो है कामगर, कमाऊ पूत जो है। हाँ ये शब्द ठीक रहेगा। हाँ तो वे बढ़ गए। भाई वे जब बढ़ेंगे ना तो उनका अपना खर्चा ही चलाना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो है ना तो किसी कला में पेट भरने से फुर्सत नहीं है। कला साहित्य, ये सब कला साहित्य कब चले, ये मौर्य काल से लेके गुप्त काल तक। उस समय
ये कालिदास और फलाना, ये इतना साहित्य रचा गया और इतनी बिल्डिंग्स बनी, भवन बने बड़े बड़े। जी। क्यों? अगर शहर में पैसे आ रहे हैं तो वो क्या घर में बनाने में, महल बनाएंगे। मंदिर भी लगभग उसी समय शुरू हुए। जी। मंदिर बुद्ध काल के बाद से शुरू हुए। पहले तो जो है यज्ञ चलते थे, यज्ञ तो कर लिया, कितना ही भव्य कर लिया, उसके बाद वो तो खत्म। लेकिन ये स्थायी जो है गुप्त काल, ये मौर्य, इसके गुप्त काल के बाद जो है ना, जैसे सामंतवादी व्यवस्था आने लगी ना, तो मंदिर की महत्ता बढ़ गई। उनको पब्लिक को मंदिर के नाम से ही वो ले लेना चंदा, बोला भगवान के आज ये प्रोग्राम है, इसमें चंदा दो, और ब्राह्मणों का वर्चस्व थोड़ा सा बढ़ गया। देखो पहले तो ब्राह्मण राजा को कंट्रोल करते थे। जैसे मौर्य काल में जो हमारे चाणक्य जी हैं, वो राजा को कंट्रोल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद जो है एक सात्विक जीवन जीते थे। हाँ जी। वो राज्य की कोई चीज का अधिकार का उपयोग नहीं करते थे। हैं भाई, जिस आदमी को दबाव नहीं है वो अपने मन की कह सकता ना, वो निष्पक्ष राय दे सकता है। जब बाद में जो है सामंतवाद काल में इनको राजाओं की वो करनी पड़ी एक तरह से स्तुति। जब आदमी स्तुति करने लगेगा तो वो फिर ठाकुर सुहाती कहेगा। हाँ जी। जो राजा को अच्छा लगेगा वही बोलेगा जी। हाँ, जो तुमको तो फिर जो है ना तो उन्होंने वो असली जो बात थी वो कहनी बंद कर दी। तो राजा को गाइड नहीं कर पाए भाई, जो दूसरे का मुंह देखने लगेगा उसको कैसे गाइड करेगा? उससे लेना है, ये एक तरह से उसके वेतन भोगी होगी, चाटुकारी युग आ गया। ये गुप्त, ये जो सामंतवादी है ना, अपने छोटे छोटे राजा की ये दुनिया भर की स्तुति, भाट नहीं होते हैं, भाट वाली उसमें आ गई भाई। वो उनको झाड़ पे चढ़ाएगा, चने के झाड़ पे, तभी तो उसको देगा। तो इस टाइम में जो है ये चाटुकारी तक टाइप की कला बढ़ी। ये जो रासो वगैरह लिखे गए ना, इस टाइम में लिखे गए। फिर जो है ये हमारे जब उधर से आक्रमण शुरू होने लग गए तो धीरे धीरे, शुरू में तो क्या है, उनको जो मोहम्मद गजनी में जो है उनको ये पता लग गया कि भाई यहाँ तो सोना और सोना है मंदिरों में। उसको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था, उसको तो ये था कि मंदिर लूटने हैं। और सेना को क्या बता दिया कि तुम्हें भाई जिहाद करना है। वो उनको मतलब धर्म की अफीम खिला दी। एक तो वैसे कहना भाई हमें चढ़ाई करनी है उस देश पे, तो उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा। लेकिन जब ये कर दिया कि भाई जिहाद करना है, तो धर्म के नाम पर करना है, तब तो वो पूरी मतलब आप आदमी 100% से ज्यादा। और दूसरा ये था कि भाई जो लूट होगी उसमें तुम्हें हिस्सा ज्यादा मिलेगा, जो राजा को तो कम ही मिलेगा। तो उसको तो बहुत मोटिवेशन मिल गया। तो वो क्या करते थे, पहले एक मंदिर में आया, उधर लूट के ले गया, फिर कुछ दिन बाद जो है फिर अगले वाले पे आया, फिर लूट के ले गया। वो था कि पैसे लूटना है उसको। धर्म, वो उनको धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया सेनाओं को, उनको मोटिवेट कर दिया, अपने आप भी ले गया, सेनाओं को भी मिला, और आखिर में वो सोमनाथ को, लास्ट में सोमनाथ तक आया। फिर बाद में जो है ये, क्योंकि वहां पे उसका ठिकाना मजबूत था तो उसको तो पैसे चाहिए थे। देखिए अगर मेरा घर यहाँ मजबूत है और पैसे मिलेंगे तो मैं यहाँ बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ 10 आदमी मेरे को जानते हैं, उसकी वाहवाही होगी। अगर मेरा यहाँ घर कमजोर है और मैं यहाँ बढ़ाऊंगा तो लोग सोचेंगे 2 नंबर का कर दिया, तो फिर मैं जहाँ कमा रहा हूँ वहीं बना लूंगा। तो बाद में उन लोगों ने सोचा, वो जो गोरी था, 2 भाई थे, गजनी थोड़ा कमजोर हो गया ना, ये उसके वो थे जागीरदार, मान लो कुछ भी मान लो, ये थोड़े से मजबूत हो गए। तो एक को तो बोल दिया भाई तू जो है उधर सिल्क रूट की जिम्मेवारी तेरी है, तो वहां से टैक्स कबूल कर ले। और इसको एक जो है ये काबुल पे बैठ गया, हिंदुस्तान से जो आएगा वहां से टैक्स तो बिल्कुल। तो इन लोगों ने काफी प्रोग्रेस कर ली। उधर ऊपर वाले का सिल्क रूट के वाले के साथ जो मोहम्मद गोरी था, उसका वहां झगड़ा हो गया,
उन लोगों ने वहां से जो सिल्क रूट था ना चाइना वाला, उस पे कब्जा कर लिया उधर के किसी ने। तो ये जो है उधर इसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। तो फिर इसका ये भाई मर गया था, तो ये जो है इधर आ गया गोरी। तो जब ये काबुल में था तो यहाँ देखा है उधर गुप्त व्यवस्था तो कमजोर हो गई थी, तो इन्होंने बोला ये छोटे छोटे हैं। और दूसरा क्या था, यहाँ से भी एक दूसरे की खबर देने लगे, बोला इस पर आक्रमण कर दो, इसके पास कुछ नहीं। हाँ, वो रचरजवाड़े आपस में कट मर गए जैसे। हाँ, तो उसने जो है बोला हम यहाँ बैठे हैं, वहां पे तो उनका वो कमजोर हो गया था, तो बोला हम यहीं क्यों नहीं है अपना बना ले। धीरे धीरे वो लाहौर में उन्होंने ठिकाना बना लिया, और धीरे धीरे फिर बढ़ते गए। पहले तो वे थे लुटेरे, फिर वो राजा बन गए, राजा हो यहीं रहने लगे। ऐसे ही फिर वो मुगल आ गए। और बाकी का इतिहास तो फिर हमारे आगे है जी सारा। हाँ, तो ये जो है ना खेती की शुरुआत आप मान लो यहीं हरियाणा पंजाब से इंडिया में हुई। बाकी जगह तो पानी का सोर्स कम था, वो लोग गुफाओं गुफाओं में रहते थे, और मैदान भी उतने अच्छे नहीं थे। तो यहीं पे समतल भूमि यहीं थी, समतल भी थी, और लोगों को ज्ञान भी हो गया था खेती का। तो ये स्टोरी थी जी। इसलिए यहाँ के गांव पुराने हैं। और अभी भी जो है ना हड़प्पा से ये संस्कृति खत्म नहीं हुई थी। ये तो धीरे धीरे जैसे उस टाइम के जो बर्तन दिख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, वही तो आज हमारे गांव में है। तो वो शिफ्ट हो गए, मतलब नगरी सभ्यता से वो ग्रामीण सभ्यता हो, ग्रामीण सभ्यता में अब फिर से जो है हमारी वो सर्विस वाली बढ़ गया। अब ये दौर और आगे फिर शहरीकरण का मतलब है सेवा क्षेत्र बढ़ना जी। एग्रीकल्चर में एक लिमिट से ज्यादा उन्नति नहीं हो सकती, जैसे आज हो रहा है जी। हाँ, जैसे आज हाँ, अभी एग्रीकल्चर का तो स्कोप लगभग खत्म सा ही होगा। अब ये सर्विस सेक्टर के बल पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नगर होगा ना, देखो गांव में ना तो किसी को सफाई वाले की जरूरत, ना किसी को प्लम्बर की जरूरत। यहाँ पे तो शहर में तो सब चीज चाहिए, हर एक चीज। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और ये है नकदी की इकोनॉमी। पैसे से दो काम करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में ये तो अब नकदी चलने लगी, क्योंकि अब तो सेक्टर बदल गया। नहीं तो पहले पैसे की जरूरत ही नहीं होती थी। हाँ, अनाज के लेन देन में था। हमारे टाइम तक जो है अनाज से ही होता था। हमने भी देखा जी, खूब देखा। हाँ, और फिर क्या है, कपड़े बनवाने हैं, वो काट के दे दिया, सूत कपास अपने हो जाता था, वो जुलाई को दे दिया, वो ले लिया, वो अनाज ले गया। बिल्कुल। कुमार को दे दिया, बर्तन दे हाँ, एक के साथ ये व्यवस्था थी। तो पैसे की जरूरत तो कोई लोहे का सामान या नमक लेने वो गांव में बाहर से आते थे, बाकी सब गांव में हो जाते थे। वो भी बढ़िया के साथ होया करते, उसके साथ भी अनाज गाय हो जाया था तकरीबन। हाँ, वो चाहे कुछ भी करता होगा, वो अनाज बेच के पैसे देता होगा। हाँ जी, हाँ जी। भाई मंडी में जो देख लेना, इब भी खल बिनोले जो है उसके तो ले आए हैं, बाद में अनाज दिया हुए हैं, वो उसमें तो काट ले। हाँ बिल्कुल, ये वो है ट्रेडिशन। तो अच्छा, कई जगह जो है ना, एक आदमी की ये खोज है, वो कह रहा है कि खेती और परिवार की जो शुरुआत है ना, वो करी औरत में। अच्छा। हाँ, बोले पहला जो है बच्चे तो औरत के हैं, तो वे आंटते रहा करते। उसने देखा कि बोला भाई ये बीज पड़ा है और फिर पैदा हो जाए, तो बोला उन्हें चिड़िया खा जाए तो मैं भी खा लूं, या उसने अपने बच्चा तो देना है कुछ, उसमें तो व्यवस्था बनानी है ना। तो धीरे धीरे उन्हें स्टोर करने लगी, तो कुछ खिंड गए तो फिर उग गए। तो उसने सोचे कि न पैदा भी कर ले। तो पहला तो ये था कि पैदा कर लिए, 2-4 साल याद रहे, या धरती कमजोर होगी तो दूसरी जगह वो चलेगी। फिर बाद में कुछ ऐसी जगह आई जहाँ जैसे बाढ़ जैसी आ जाती है, कुछ आ जाती है, वो खाद वो हो जाता है, रिन्यू होती रही। हाँ, तो वहां पे जो करने लगी, तो फिर देखा है, बोला ज्यादा एरिया में करना है, तो बोला आदमी जो है उसको रख लेते हैं। वो आदमी जो है शुरू में हाड़ी और पाड़ी था, वो घर में बहुत कम जाता था। वो कभी वैसे अड़ी भीड़ में या बच्चे पैदा करने के लिए तो जाता था, नहीं तो बाहर सोते थे। वो इसलिए था कि तू जो है कमा। और फिर क्या है, जैसे इधर आए ये लोग, यहाँ पे कारीगर है,
उन्होंने सोचा ये तो खेती करने लगे, इन्होंने तो हमारा ये पशु जाने छोड़ दिए, ये कर दिए, झगड़ने लग गए। बाद में वो औरत को कुछ सामान की जरूरत हुई, वो गई कुम्हार के पास, बोला ये अनाज लो और तुम मेरे को ये बर्तन दे दो। तो उसने दे दिया। तो बाद में उन लोगों ने सोचा भाई ये तो इनसे तो हमारा फायदा है, इनसे झगड़ना नहीं चाहिए, इनसे बना कर रखो। तब फिर ये उसका यजमान और उसका शुरू हुआ। यजमानी मतलब बार्टर सिस्टम भी औरत ने शुरू किया, खेती भी औरत ने शुरू की, और औरत के बेस पे समाज बना। एक आदमी की है खोजी है, हो सकता है जी ऐसा। खरखोदे साइड का बोला ये जो है समाज की धुरी औरत है। हाँ वो तो है। उसी ने जो है ये परिवार और ये गांव ये सब उसी ने, और ये बार्टर सिस्टम उसी ने शुरुआत की। आदमी को तो पता नहीं होता, वो बर्तन लेके आ रही है किसी से या लोहार से कुछ चिमटा फूकने लेके आ रही है, वो औरत ही कर लेती थी। आदमी को तो वो उसने हाड़ी बना रखा था, करके उसको रोटी वहीं घेर में पहुंचा दी। ठीक बात। हो सकता है जी ये बात भी। लेकिन ये है कि आदमी को जो है ज्ञान तो संपूर्ण नहीं हो सकता, पढ़ना चाहिए। जितना आदमी अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ेगा उसके सोच अलग अलग होती है, उतना ही नया निकलेगा जी उसमें। भाई मैं जो है मेरे पास किसका एक्सपीरियंस है, मैंने 10 किताब पढ़ी, 10 आदमियों से सुनी। ऐसे ही जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, या ये है, ये हमारी पीढ़ियों का ज्ञान है। वो ऐसे नहीं कि एक आदमी ने बैठ के एक दिन वेद लिख दिया। भाई किसी ऋषि ने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जो उसका पहले से अर्जित ज्ञान था, या अपनी बुद्धि लगाई, उसने कुछ अपने सूत्र लिखे, दूसरे ऋषि ने लिखे, धीरे धीरे इनमें जुड़ते गए, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे। भाई उसको जो है जो लिटरेचर लिखा जाता है वो उसका अर्थ साहित्य का सीधा नहीं होता है, वो यथारूप में नहीं पहुंच पाता ना जी उनके पास। हाँ, मुड़ तुड़ के गया तो फिर वो कहीं ना कहीं उनको शंकाएं पैदा होगी उस चीज। नहीं, कई बार जो है ना, अगर हम लॉजिकली नहीं बताएंगे, पहले कह देते तो बोला चांद पे आदमी कैसे चला जाएगा, चांद पे जाएगा तो मुत्तगा तो नीचा होगा, मतलब पहले चल जाता होगा। अभी बच्चों को पता है ना, तो अगर हमें बच्चों को उस संस्कार से जोड़ना है, उससे जोड़ना है, तो इनकी लॉजिकल व्याख्या करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। हम रूढ़ी पे नहीं चल सकते कि इसका अर्थ ये है, उसका असली अर्थ जो है ना शास्त्रों का निकालना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जो आज की वो जनरेशन है ना, दिखने के लिए हम हिंदू हैं लेकिन मन से नहीं, मन से नहीं, सच बात है जी। तो ऐसे दिखावे से, ये दिखावा ज्यादा खराब है। हम यूरोप वाले को गाली देते हैं, वो बोलते हैं 40% कि हम तो किसी धर्म को नहीं मानते, वो झूठा दिखावा नहीं करते, अगर नहीं मानते तो नहीं मानते, नहीं एटलीस्ट वो सच्चे तो हैं। हाँ, हम जो है दिखावा करेंगे, पाखंड करेंगे और एक्चुअली में मानते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही फर्क है जी। ये बड़ा विशाला प्रकरण रहा जी बहुत अच्छा रहेगा ये दर्शकों के लिए भी, और हम भी कुछ सीख ही रहे हैं इसमें से, बड़ा अच्छा रहा अंकल जी। बस मैं और ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करवाऊंगा जी नहीं, देखिए ये तो अपना आदमी को खुशी होती है जब कई बार बच्चों को जो है ना, अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन एक मानस पुत्र का कंसेप्ट चला था इंडिया में ना, ऋषि जो है जो पात्र को ज्ञान देते थे ताकि वो उसको अच्छे से ग्रहण करे। एक तो अपने ही बच्चे को मान लो कुछ दे रहे हैं तो उसको अधिकार मानेगा, उसके अंदर वो श्रद्धा नहीं आएगी, वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। वो श्रुति आधार पे था ना जी, हाँ सारा। अच्छा, ये फिल्म तो नहीं देख पाए आप, दादा लक्ष्मी? नहीं देखी। अब तो सिनेमा घरों में भी नहीं है, उतर ली, थोड़े दिन में वो आ जाएगी। हाँ, किसी और माध्यम पर जरूर आ जाएगी। बस थारी एक दो चर्चा सुनी है और एक आधे और सुनी। अब स्टोरी से हटके तो करके जी, जिन लोगों ने पता है ना उनका तो अच्छी तो लगी नहीं, पर नो है हाँ ठीक भाई, भाई देखो ना, अगर नमक मिर्च नहीं लगाओगे, रोचक नहीं बनाओगे, जो कहानी जो है ना, जो ये कहानी होती है जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो उसमें क्या है, एक मोरल ऑफ द स्टोरी आती थी ना नीचे, वो तो एक ही लाइन की होती थी, कहा भी है कि यस्सर बुद्धित बलम कस्य तो वो जो है उसी में है